और साथियों, ये ग्रामीण विकास की क्लास नंबर 2 है। एक क्लास इससे पहले हो चुकी है और हमने आपसे वादा किया है कि हम ग्रामीण परिवेश का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में आपको देंगे। दोस्तों, ये कोर्स वैसे अगर देखा जाए तो 500 रुपये का कोर्स है जो बिल्कुल आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। और यहाँ से प्रश्न आने की भी, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं, इनके मेरे द्वारा पढ़ाए हुए का आप नोट्स बनाते हैं, तो दोस्तों एग्जाम में 25 में से 20 प्लस की गारंटी हमारे यहाँ से है कि एग्जाम में आप 20 प्लस सही कर आएंगे। एक क्लास इससे पहले हो गई है, प्ले लिस्ट में वो क्लास पड़ी हुई है। जो लोग नए हों वो पहले इससे पहली क्लास देखें। और हमारा पहला टॉपिक था ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार बिल्कुल ये क्लास है। जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी ने, उसी के आधार पर क्लास चलाई जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं। दोस्तों अब आइए आज जानते हैं कि ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको लिखकर याद कर कर चलना है। साथ साथ गांव का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ये आप लोग जानते होंगे, गांव का आकार छोटा होता है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के सभी गाँवों में दोस्तों 83.3 करोड़ जनसंख्या रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। और आपको क्या याद रखना है इसमें कि गांव में जो जनसंख्या रहती है वो भारत के सभी गांवों में कितनी जनसंख्या रहती है? 83.3 करोड़। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 68.89%। ये पॉइंट आपको याद करना है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.89%। ऐसे कितने गांव हैं जहां 1000 से भी कम जनसंख्या पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो दोस्तों 3.38 लाख 3.38 लाख गांव ऐसे हैं जहां 1000 से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। गांव के परिवार में एक रूपता पाई जाती है, यानी गांव का जो परिवार होता है उसमें एक रूपता पाई जाती है, यानी सब मिलजुल कर रहते हैं। एक रूपता का मतलब है सब मिलजुल कर रहते हैं परिवार में। गांव में उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना पाई जाती है। आपको याद कर लेना पॉइंट ये। और ग्रामीण समुदाय में आर्थिक क्रियाओं के पीछे लाभ की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय में आर्थिक क्रियाओं के पीछे लाभ की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना दोस्तों। ग्रामीण समाज में बंद सामाजिक स्त्रीकरण का होना पाया जाता है। दोस्तों सामाजिक जो स्त्रीकरण होता है वो गांव में कैसा होता है? बंद सामाजिक स्त्रीकरण। बंद सामाजिक स्त्रीकरण गांव में पाया जाता है। ग्राम समाज में रूढ़िवादियों एवं परंपरावाद प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, परंपरावाद क्या? जैसे मान लीजिए अब से 200 साल पहले कोई परंपरा थी तो गांव में आज भी वही परंपरा चलती है। और जो रूढ़िवादिता मतलब जो पुराने समय में जो लोग काम करते थे, आज भी वही गांव में वही काम होते हैं, वही प्रचलन है पुराने समय वाला। तो इसको रूढ़िवादिता और परंपरावाद कहते हैं। शहर में ये बहुत कम पाया जाता है। जब हम शहर की विशेषता पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। अगला पॉइंट है, ग्रामीण समाज में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आपको कृषि तथा पशुपालन उसका आंसर देना है। ग्रामीण समाज का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला पॉइंट है, गांव के लोगों में प्रकृति से निकटता पाई जाती है। दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं वो प्रकृति के निकट रहते हैं, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए। यानी गांव में आपने देखा होगा कि लोग पेड़ों के नीचे खाट बिछाकर सो जाते हैं, पेड़ों के नीचे जंगल में जाकर सो जाते हैं, गर्मियों के दिनों में दोपहर में जंगल में जाकर सो जाते हैं। तो ये सब प्रकृति से निकटता पाई जाती है। ऐसा मानो बिल्कुल प्रकृति के बिल्कुल निकट रहते हैं ये लोग। अगला पॉइंट है, ग्रामीण समाज में मछली पालन, पशुपालन, शिकार आदि भी होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, गांव में जो तालाब होते हैं उनमें लोग मछली पाल लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं, और या उन्हें इस्तेमाल खाने के इस्तेमाल में ले लेते हैं। और पशु भी पालते हैं, शिकार आदि भी करते हैं। आपने देखा होगा गाँव में जंगली सुअर आदि का शिकार किया जाता है। अगला पॉइंट है, ग्रामीण समाज में धर्म एवं रूढ़ियों प्रथाओं का महत्व पाया जाता है। तो दोस्तों धर्म जो है वो ग्रामीण समाज में पाया जाता है। मतलब शहर, ऐसी बात नहीं है हर जगह धर्म तो हर जगह है, हर जगह पाया जाता है, शहरों में भी गाँव में भी। लेकिन गाँव के जो लोग हैं वो धार्मिक कार्यों को अधिक महत्वता देते हैं, यानी धर्म के नाम पर बहुत पैसे वो खर्च कर देते हैं, जबकि शहर के लोग इतने पैसे नहीं खर्च करते धर्म के नाम पर। अगला पॉइंट देखते हैं, गांव में जजमानी प्रथा का महत्व पाया जाता है। अब दोस्तों ये जजमानी प्रथा क्या होती है? आप ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। जजमानी प्रथा, दोस्तों जजमानी प्रथा का मतलब है, मान लीजिए आपके यहाँ आपने देखा होगा गांव में अक्सर जो जो हजामत बनाते हैं उन्हें नाई कहा जाता है। तो जब वो आते हैं और दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, तो बदले में दोस्तों फिर गेहूँ या 6 महीने बाद गेहूँ या कुछ पैसे लेकर जाते हैं।
तो वो जो काम करते हैं वो तो होती है जजमानी, और जिसका वो काम करते हैं उसे कहते हैं जजमान। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं और आपके घर में कोई पंडित आया कथा करने, तो आप तो हुए जजमान, और पंडित ने जो कार्य किया, पंडित क्या हुआ, वो जजमानी। इस तरीके से ये होता है। संरक्षक परिवार को आप याद कर लीजिए, पॉइंटों को पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल लिख कर चलिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर चलिए। संरक्षक परिवार को जजमान, देखिए संरक्षक परिवार का मतलब है जो काम करवा रहा है अपना, उसे कहते हैं जजमान। तथा आश्रित परिवार को, यानी जो काम कर रहा है, उसे कहते हैं जजमानी। यानी आपके घर में कोई पंडित कथा करने आया, तो आप कौन हुए, जजमान हुए, और वो पंडित कौन हुआ, जजमानी हुआ। ऐसे याद करिए। ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। अब देखिए गांव का जो परिवार होता है उसमें संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है। संयुक्त का मतलब परिवार में सब एक साथ रहते हैं। यानी आपने देखा होगा दादा दादी और माता पिता और चाचा चाची ताऊ ताई सब एक ही परिवार में जो रहते हैं उसे संयुक्त परिवार बोला जाता है, और गाँव में अधिकतर ऐसे ही परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार। अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों गांव की जो ग्रामीण समाज की विशेषताएं थी वो खत्म हो गई हैं। वो अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं। ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं। तो महाजनी प्रथा तथा ग्रामीण समाज में प्रचलित एक प्रमुख प्रथा है। दोस्तों आप जानते होंगे महाजनी जो प्रथा है ग्रामीण समाज में प्रचलित एक प्रमुख प्रथा है। इसमें गांव के जमींदार साहूकार आदि गांव के कमजोर वर्गों के लोगों को ऋण देते हैं। अब देखिए महाजनी प्रथा है क्या, जो गांव में कमज़ोर लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, गांव में जो गरीब लोग होते हैं, वो जमींदार लोगों से, यानी जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, उनसे ऋण ले लेते हैं, यानी ब्याज पर पैसे ले लेते हैं, ब्याज ले लेते हैं, ब्याज पर पैसे ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। अब जो गांव के साहूकार जमींदारों को महाजन कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद करना है, पूछा गया है। गाँव के जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, उन्हें कहा जाता है महाजन। और जो ऋण लेते हैं, जो ऋण लेने वाले मजदूर हैं, उन्हें कहा जाता है ऋणी। अगला पॉइंट देखिए। श्रीनिवास ने लिखा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, वो आपको लिख कर दे देगा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गए हैं। यह कथन किसका है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा श्रीनिवास, तो आपको वही टिक कर देना है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ग्राम समाज की मौलिक इकाई है। समाज की मौलिक इकाई क्या है, ग्राम। प्राचीन संस्कृति के संवाहक कौन है, ग्राम। प्राचीन संस्कृति के संवाहक, यानी जो प्राचीन संस्कृति को चला रहे हैं, जो प्राचीन संस्कृति को चला रहे हैं वो कौन है, ग्राम। गाँव में ही आपने देखा होगा प्राचीन संस्कृति आज भी चलती है। और गाँव समाज में आर्थिक जीवन का आधार है। गाँव समाज के आर्थिक जीवन का आधार है। समाज का जो आर्थिक जीवन है उसका आधार क्या है, गाँव है। आपको इतना याद करना है कि समाज का आर्थिक जीवन का आधार क्या है दोस्तों, समाज का आर्थिक जीवन का आधार है गांव। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। मतलब क्या मतलब है इसका, दोस्तों आपने देखा होगा हमारे देश में जो भी उद्योग होते हैं वो कच्चा माल जो प्राप्त किया जाता है वो गाँव से ही प्राप्त किया जाता है, कच्चा माल। तो उनसे जो है फिर और वस्तु बनाई जाती हैं। तो जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। गांव प्रजातंत्र का प्रारंभिक तथा आदर्श रूप है। आपसे वो प्रश्न पूछ लेगा कि प्रजातंत्र का प्रारंभिक तथा आदर्श रूप क्या है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा गांव, तो आपको गांव टिक कर देना। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अब ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी होते हैं। गांव पंचायतों में क्या होते हैं दोस्तों, पदाधिकारी होते थे। और गांव में पंच लोग अपना कार्य निष्पक्षता से करते थे। पहले गांव में क्या होता था, पदाधिकारी होते थे पहले गांव में, और पंच लोग होते थे, 5 लोग, उन्हें पंच बोला जाता था। वो भी गांव में किसी में झगड़ा हो गया तो उनका फैसला करा देते थे। और आपस में कोई भी झगड़ा हो गया या आपस में कोई गरीब आदमी है, किसी को जैसे कुछ नहीं है, तो उसकी मदद कर देते थे। वो पंच लोग ही करते थे सब काम। और ऐसे मानिए कि गांव में न्याय का कार्य पंच लोग ही करते थे। 5 प्रमुख लोग होते थे। गांव में पंच लोगों को पंच परमेश्वर कहा जाता था। आपसे पूछ लेगा कि गांव में पंच लोगों को क्या कहा जाता था, तो गांव में पंच लोगों को पंच परमेश्वर कहा जाता था। पंच लोग गांव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान करते थे। जो बात मैं आपको बता चुका हूँ, देख लो वही है, आपको याद कर लेना है पॉइंट बिल्कुल।
प्राचीन काल में ग्राम पंचायतों में प्रजातंत्र का आदर्श रूप विद्यमान था। यानी जो प्राचीन काल था, पुराना समय था, उसमें गांव में ग्राम पंचायत में प्रजातंत्र का आदर्श रूप विद्यमान था। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखकर चलना है और याद कर लेना दोस्तों। अब मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं यहाँ से वो याद कर लेने हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। ग्राम समाज के स्थलों को मकानों की बनावट, ग्राम समाज के स्थलों को मकानों की बनावट, जनसंख्या, प्रशासन आदि के आधार पर पुरवा, गांव, कस्बा, नगर में बांटा जा सकता है। देखो, सबसे छोटा पुरवा, उससे बड़ा गांव, गांव से बड़ा कस्बा, कस्बा से बड़ा नगर। इनका क्रम पूछ सकता है आपसे, याद कर लेना दोस्तों। आपसे इनका क्रम पूछ सकता है कि सबसे छोटा पुरवा, फिर गांव, फिर कस्बा, फिर नगर। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब पूछ लेगा कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। अब शतपथ ब्राह्मण किसने लिखा है दोस्तों? इसकी रचना जो करी है वो याज्ञवल्क्य के ऋषि थे, याज्ञवल्क्य, इन्होंने की थी। अब दोस्तों गांव के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं नगर के बारे में, नगर एवं नगरीकरण। तो नगर एवं नगरीकरण के बारे में ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों एक एक पॉइंट ये विशेष प्रकार से मेरे हाथ द्वारा, अपने हाथ से मैंने लिखकर बनाया है। एक पर्सन बाहर नहीं जा सकता यहाँ से, गारंटी है दोस्तों। नगर क्षेत्र में कम से कम 10 लाख की आबादी पर नगर का निर्माण होता है। आपसे पूछ सकता है कि एक नगर का निर्माण कितनी जनसंख्या पर होता है? तो दोस्तों एक नगर का निर्माण 10 लाख की आबादी पर, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर होता है। अगला पॉइंट है, नगर क्षेत्रों का भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि में बेतहाशा वृद्धि नगरीकरण कहलाता है। मतलब कोई शहर है, अगर आपने देखा होगा कि शहर की जनसंख्या पहले बहुत कम थी और आज उस शहर की जनसंख्या बढ़ गई। पहले उस शहर में भाई 25 मोहल्ले थे, आज उस शहर में 30 मोहल्ले हो गए, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, सड़कें बढ़ रही हैं, दुकानें बढ़ रही हैं शहर में। तो इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको नगरीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी नगरीकरण कहलाता है। यानी गाँव के जो लोग होते हैं, अगर वो शहर में जाकर रहने लगे, वहाँ काम करने लगे, तो इस सबको नगरीकरण कहा जाता है। ग्रामीण एवं नगरीय समूह। अब दोस्तों अगला टॉपिक है, गांव में और नगर में अंतर देख लो क्या है। गांव में और नगर में अंतर, यानी गांव में और शहर में अंतर क्या? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार देख लीजिए, बहुत इजी चैप्टर है ये तो। इधर ग्रामीण समुदाय है, इधर नगरीय समुदाय, यानी इधर गांव है, इधर नगर है। देखो, गांव में जनसंख्या कम पाई जाती है और शहर में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। एकदम देखते याद हो जाएगा आपको ये तो। और देखो भाई, गाँव की जनसंख्या में एक रूपता तथा सजातीय पाया जाता है और नगरीय समुदाय में जनसंख्या में विभिन्नता और बहुलता पाई जाती है। मतलब गांव में जनसंख्या एक साथ रहती है, मतलब सब एका करके रहते हैं, गांव में एकता से रहते हैं। शहर में एकता से नहीं रहते। अगर शहर में मान लो चार चार घर बराबर बराबर बने हुए हैं और उन एक घर में से किसी की लड़ाई किसी से हो जा, तो बराबर वाले घर है जो बोलेंगे नहीं उसके साथ। और गाँव में क्या होता है? गाँव में अगर 4 घर एक साथ बने हुए हैं और उनमें से एक घर की किसी से लड़ाई हो जाए, तो और 3 घर जो वो भी उसका साथ देंगे। इसे कहते हैं एकरूपता। तो ऐसे गांव में एकरूपता पाई जाती है। शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब है इनका व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन। भैया गांव में जो व्यवसाय है वो तो कृषि तथा पशुपालन ही होता है, लेकिन नगर में जो व्यवसाय है वो तो भैया वाणिज्य है, व्यापार है, यानी दुकान खोलेंगे, व्यापार करेंगे और वस्तुओं का निर्माण आदि ये सब कार्य शहर में होते हैं। अब गांव में संयुक्त परिवार पाया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ, संयुक्त परिवार का मतलब जहाँ सब दादा दादी और ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची सब एक परिवार में रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और नगर में है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार का मतलब मान लीजिए एक पति पत्नी और उनके बच्चे, वो सब आते हैं एकाकी परिवार में। और गांव में भैया अंतः विवाह पाया जाता है। गांव में अंतः विवाह पाया जाता है। अंतः विवाह का मतलब यानी गांव में जो होता है, अगर कोई आदमी, मान लीजिए गांव में कोई जाति, मान लीजिए कोई ठाकुर है गांव में, तो वो ठाकुर जाति में से शादी करेगा। और अगर कोई पंडित है तो पंडित जाति में से ही शादी करेगा। इस तरीके से ये इसे बोलते हैं अंतः विवाह। ये गाँव में पाया जाता है। और शहर में बल्कि प्रेम में अंतर्जातीय विवाह पाए जाते हैं। हाँ, प्रेम विवाह मतलब लव मैरिज जो होती हैं अधिकतर वो शहरों में होती हैं। यानी प्रेम प्रसंग के जो विवाह होते हैं, प्रेम विवाह, वो सब शहरों में पाए जाते हैं, गांव में नहीं पाए जाते। और अंतर्जातीय विवाह दोस्तों ये भी शहर में पाया जाता है। अंतर्जातीय विवाह का मतलब मान लो कोई दूसरी जाति का व्यक्ति दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ले, उसे अंतर्जातीय विवाह कहते हैं। यानी दोनों की जाति अलग अलग हो तो उसे अंतर्जातीय विवाह कहते हैं। अब दोस्तों गांव में क्या होता है? इनमें सामाजिक स्त्रीकरण जाति के आधार पर होता है। गांव में जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो जाति के आधार पर होता है। यानी जाति के आधार पर जनसंख्या बढ़ी रहती है गांव में। भाई ये उस जाति के लोग हैं, ये उस जाति का मोहल्ला है, ये उस जाति का मोहल्ला, गांव में अक्सर ऐसा होता है।
शहरों में होता वर्ग के आधार पर दोस्तों। और गांव में सरल व सीधा जीवन होता, सरल, बिल्कुल सरल जीवन, सीधा जीवन। और शहरों में जटिल जीवन पाया जाता, जटिल। सांस्कृतिक जीवन स्थिर, यानी गांव में सांस्कृतिक जीवन जो है वो बिल्कुल स्थिर पाया जाएगा। और वहाँ संस्कृति बदलती रहती है शहरों में, आज कुछ और है उनका नियम, परसों को उनका कुछ नियम और बदल जाएगा, तो इसे कहते हैं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन। तो शहरों में सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन होता रहता है। गांव में जो संस्कृति बरसों से चली आ रही है वही चलती है। यानी आपने देखा हो गांव में जो हमारे दादा परदादे के ज़माने से काम होते थे वो आज भी गाँव में हो रहे हैं। हालांकि ये सही भी है बिल्कुल, गाँव में जब भी आपने देखा होगा कि भले लोग जो गाँव में ही पाए जाते हैं। सामुदायिक भावना या हम की भावना गांव में विद्यमान रहती है। यानी सामुदायिक भावना, हम की भावना का मतलब क्या है, अगर गांव में किसी एक व्यक्ति को कष्ट आ जावे तो बाकी सब गांव वाले उसकी मदद करते हैं। और सामुदायिक भावना या हम की भावना शहर में नहीं पाई जाती। मतलब अगर शहर में किसी एक परिवार पर कष्ट आ जावे तो बाकी जो उसके पड़ोसी हैं शहर में उसकी मदद नहीं करेंगे, वो उन्हें अपने काम से काम मतलब है, अपने काम से काम, बोले अपने काम से काम रखेंगे, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं सामुदायिक और हम की भावना। अब प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध गांव में पाए जाते हैं। इसे रट लीजिए आप, प्राथमिक और अनौपचारिक संबंध गांव में पाए जाते हैं और द्वितीयक और औपचारिक संबंध शहर में पाए जाते हैं। और गांव में कम सहिष्णुता पाई जाती है, शहर में अधिक सहिष्णुता पाई जाती है, इसे भी रट लीजिए। तो आज की क्लास यहाँ संपन्न होती है दोस्तों। और बिल्कुल फुल कोर्स ग्रामीण परिवेश का हम आपको देंगे, 20+ क्वेश्चन की गारंटी यहाँ से है। और 500 रुपये का कोर्स है जो आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ मैं। 500 रुपये कोर्स परचेज़ किया गया है जो बिल्कुल आपको फ्री में दिया जा रहा है दोस्तों। ये दोस्तों MCQ से प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहना। कोई भी एक किताब ले लीजिए आप मार्केट से और MCQ से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये तो थ्योरी तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको साथ के साथ MCQ द्वारा करनी है। और अब इस वीडियो को मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगा, आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और तीसरी क्लास अब इसके बाद आएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।